अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको चारों सिलेबस कंप्लीट हो गए। रिवीजन भी ठीक ठाक हो ही गया है। व्हाट टू डू नाउ? 70 to 80% ही सिलेबस हुआ है और रिवीजन तो हुआ ही नहीं है। क्या करूँ अब? क्या यार, कुछ हुआ ही नहीं है पढ़ के। सिर्फ 90 डेज बाकी है। अभी क्या करूँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लास्ट 90 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अभी आपने जो 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट देखे हैं, आज की इस वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो कैटेगरी नंबर 1 के स्टूडेंट को क्या फॉलो करना चाहिए, कैटेगरी 2 के स्टूडेंट को क्या फॉलो करना चाहिए एंड कैटेगरी 3 के स्टूडेंट को क्या फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको क्या 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 फॉलो करना चाहिए एंड कैसे आप जस्ट 90 डेज में सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, सबका गोल होता है, आपका गोल होगा कि सीए फाउंडेशन आपको जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, लेकिन सब उसको अचीव नहीं कर पाते। सीए फाउंडेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल करते हैं, बट पास होते हैं क्या? सब नहीं होते। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, फिर वो पास हो जाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो जो मैं आपको 90 डेज़ का प्लान बताने वाली हूँ, वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है 90 डेज़ तक, तभी आप सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप रेडी है कंसिस्टेंट रहने के लिए लास्ट 90 डेज़ तक, तो ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। बिकॉज आप अगर ये वीडियो को एक बार देख लिया, आपने 1-2 दिन फॉलो कर लिया, तो उससे नहीं होगा। आपने 1 महीना फॉलो कर लिया, उससे भी नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको लास्ट 90 डेज पूरी शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इसके आगे वही स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को जो सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं वो यहीं से वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो वही स्टूडेंट देख रहे हैं जो कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, जो अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप आपका सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए अभी कैटेगरी नंबर 1 की बात करते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1, आपका सिलेबस हो चुका है एंड आपका रिवीजन भी हो चुका है, बट उतना अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है एंड आपका फर्स्ट रिवीजन जो है वो 35 to 40 डेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको 35 to 40 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन अच्छे से, एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड आपको रिवीजन करने के साथ साथ एक चीज़ और फॉलो करना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी लगता है, मैं अगर अकाउंट्स की बात करूँ, तो अगर आप अकाउंट सॉल्व करने बैठो और कोई क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया आपका फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आप क्या कर सकते हो? उस पर क्रॉस मार्किंग कर सकते हैं। लास्ट में आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे ईजीली हो गया, ठीक है। एंड क्या और सेकंड थिंग आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, 2-3 बार आपको टाइम लग रहा है, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से थोड़ा समझने में भी दिक्कत हो रहा है, तो उन क्वेश्चन पे क्या करना है? आपको उन क्वेश्चन पे स्टार मार्किंग कर देना है, ठीक है। तो स्टार मार्किंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और वो कैसे यूज़फुल होने वाली है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर 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 फॉलो करनी, जो आपको लास्ट में मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो आप आपका फर्स्ट रिवीजन जो है 35 to 40 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको PYQs, MTP एंड RTP सीरीज जो पास्ट ईयर के हैं वो सब सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो अकाउंट्स एंड लॉ की बात करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट्स एंड लॉ का जो PYQs है वो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको बस जाना है एंड गूगल पे सर्च करना है लॉस क्वेश्चन पेपर, फिर ब्ला ब्ला, जो आपको ईयर का चाहिए, जो मंथ का चाहिए, वो आपको सर्च करना है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका जो आंसर की होता है, सजेस्टेड आंसर भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। तो आप चाहे तो दोनों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेड कि आप PDF से करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर आपको प्रिंट आउट निकालना है।
अगर आपको मैं मेरा बताऊं तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला था, मैंने पीडीएफ से किया था। मेरे को वो पीडीएफ से करने में अच्छा लगता था, जमता था, तो मैंने पीडीएफ से किया था, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है। एंड मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे जाइए एंड सर्च कीजिए आकाश अग्रवाल सर। आकाश अग्रवाल सर PYQ सीरीज सर्च कीजिए, आपको उनकी नंबर ऑफ PYQ सीरीज मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको तो वो सॉल्व करनी ही चाहिए, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने भी किया था, मैंने लास्ट 8 to 10 ईयर्स का आई थिंक मैंने किया था। तो देखिए आपको ये भी करना है अच्छे से, ठीक है। उनकी MTP सीरीज़, RTP सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगी। आपको बस यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है और आपको इजीली मिल जाएगी, ओके। एंड अब क्या बचता है, इको। तो इको का आपको क्या करना है, इको का क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए, और उसमें कैसा उसमें थ्योरीज अभी बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है, तो आपको थ्योरीज वगैरह सब उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसका क्या करना है, आपको उसका मैक्सिमम MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड गूगल पे सर्च करना है MTP सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, और आपको पास्ट ईयर के जितने भी MTP सीरीज इकोनॉमिक्स के मिलते हैं उतने आपको पूरे सॉल्व करने हैं। एंड सेकेंड थिंग, यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे सर टीचर हैं जिन्होंने MCQ 100 MCQ 100 इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा करके वीडियो डाल के रखा है। तो आप जाइए वहाँ उनके वीडियोस देखिए, इस तरीके से क्या होगा कि आपके मैक्सिमम MCQ की प्रैक्टिस होगी। तो आपको यही करना है, इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट थिंग यही है, सबसे बेस्ट टिप यही है पास होने के लिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम MCQ सॉल्व करना है, आपको जहाँ से MCQ मिलते हैं वहाँ से MCQ निकालिए, ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए, ओके। आप ये जो PYQs और MTP सॉल्व करने वाले हैं, ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, लॉ का समझिए, आप लॉ का करने बैठे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है, आपको 3 आवर्स का टाइमर लगाना है, ठीक है। टाइमर लगाना है, फिर उसके बाद आपको अच्छे से बैठना है और उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगी, आपकी रिटन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, आप बिना ये किए एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अरे यार अभी कैसे करना है, क्या करना है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, इतने घंटा बाकी है, इतने में कितना क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया क्लियर मिल जाएगा कि हाँ, इतने देर में मुझे एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इतने देर में मैं कितना क्वेश्चन करूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी। आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ मैं कैसे करती थी, तो मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी, ठीक है। 3:30 बजे उठ के मैं फ्रेश होके 4 बजे मैं करने बैठ जाती। तो 4 से 7 3 आवर्स हो गए, तो 3 आवर्स में मैं बैठ के करती थी, और मैं साइड में अपना अलार्म भी 3 आवर का लगा के रखती थी, ठीक है। आपको ये ज़रूर करना है, आपको अलार्म ज़रूर लगाना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉ का एंड अकाउंट्स का, इवन मैथ्स का भी आपको ऐसे ही करना है। मैथ्स का भी आप 2 आवर का वो लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स का उतना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो ऐसे स्किप करके भी कर सकते हैं। बिकॉज मैथ्स में क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपको अगर करने नहीं आया तो आप चाहे तो सर का वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, आकाश अग्रवाल सर का आप वीडियो देख रहे हो, PYQs देख रहे हो, और आपको कोई क्वेश्चन करने नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, जो क्वेश्चन आपको करने नहीं आ रहा है, सर का वीडियो चालू कर लीजिए और वो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप ट्राई की उसको कीजिए, ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसमें वीडियो देख लीजिए। तो मैथ्स में आपको मैं नहीं बोलूँगी, मैथ्स में आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैंने भी नहीं किया था। मैं डायरेक्ट वीडियो चालू करती थी, जो क्वेश्चन मुझे आता था वो क्वेश्चन मैं करती थी, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, नहीं समझ में आता था, वो मैं वीडियो तुरंत चालू करती थी और वीडियो में देख लेती थी उसको कैसे करना है, ठीक है। तो अकाउंट्स एंड लॉ, इन दोनों के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करना है। आपको अलार्म लगा के उसको 3 आवर्स का अलार्म लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हो गया, आप ये PYQs MTP सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में एक करना है, 2 करना है, 3 करना है, या चारों के चारों एक ही दिन में करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है, कैपेसिटी पे। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप बनाइए और कीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो मैं कैसा करती थी, मैं तो
चारों ही एक ही दिन में करती थी। लाइक मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी, तो 4 से 7 बजे तक मैं लॉ का करती थी। फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद उसके बाद मैं अकाउंट्स का करती थी। फिर दोपहर में मैं मैथ्स का करती थी। एंड फिर रात में मैं इको का करती थी। इको के एमटीपी सॉल्व करती थी और साथ ही साथ मैं इको का रीडिंग भी करती थी। जो थियोरीज होती है उसको मैं रीडिंग भी करती थी, क्योंकि वो जो थियोरीज होती है ना वो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। इसके लिए मैं रात को सोने से पहले इको का थियोरी ज़रूर पढ़ती थी। ठीक है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड है आपको कैसा करना। लेकिन आप कर रहे हो तो आपको एक दिन में मिनिमम 2 PYQs तो सॉल्व करने, मतलब 2 सब्जेक्ट के करने। लाइक अगर आप चाहे तो अकाउंट्स एंड लॉ का फर्स्ट डे करो, फिर सेकेंड डे इको एंड मैथ्स, ऐसा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है, आप जैसा चाहें वैसे इसको लगा सकते हो और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका 40 डेज में फर्स्ट रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको 10 to 15 डेज में जो आपकी PYQ सीरीज है ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब आपके बचते हैं लास्ट के डेज। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है आपका लास्ट रिवीजन। ठीक है, लास्ट रिवीजन जो है, लास्ट रिवीजन है ये, तो आपको ये अच्छे से करना है। और देखिए इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपने जब फर्स्ट रिवीजन किया था तो आपने जो क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही इजीली हो जाते थे, आपने उसको क्रॉस करके रखा था। तो जब आप आपका लास्ट रिवीजन करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जिस क्वेश्चन पे आपने स्टार मार्किंग किया है आपको वो क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप इससे क्या होगा कि आप लास्ट में वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, और उन क्वेश्चन की आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा वो क्वेश्चन करने में जो क्वेश्चन आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लास्ट रिवीजन आपका अच्छे से कंप्लीट करना है चारों सब्जेक्ट का। और जो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी उसके हिसाब से ही करना है। जिसपे आपने स्टार मार्किंग करके रखा है वही क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। जिसपे क्रॉस किया है वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी की वजह से आपका जो लास्ट रिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ओके, तो अब आपका लास्ट रिवीजन भी ख़त्म हो चुका है, आप एकदम रेडी है एग्जाम्स को देने के लिए। बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। तो कैटेगरी नंबर 2 आपका सिर्फ 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है एंड आपका रिवीजन भी अभी नहीं हुआ है, रिवीजन आपने स्टार्ट नहीं किया है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो 60 to 70% जो सिलेबस हुआ है, जो सिलेबस बाकी है उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 25 डेज 20 to 25 डेज लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और आपको सिर्फ यही नहीं करना है, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, 90 डेज बस बाकी है, तो आपको सिर्फ यही नहीं करना है आप सिलेबस कंप्लीट करो बस, आपको साथ ही अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, उसी के साथ ही साथ आपको आपका फर्स्ट रिवीजन भी साथ ही साथ स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आप आपका फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर चुके हो और आपका रिवीजन जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था वो भी आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका 40 to 45 डेज में हो जाना चाहिए। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मैक्स टू मैक्स बोलूँ तो 50 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट, नहीं सॉरी, 20 और 25 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और 50 डेज तक आपका फर्स्ट रिवीजन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप आपका फर्स्ट रिवीजन करोगे तो जैसे मैंने कैटेगरी नंबर 1 में बताया था कि एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी आपको भी वही फॉलो करना है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो ये फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको भी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, एकदम सेम टू सेम आपको भी वैसे ही करना है जैसे ग्रुप नंबर 1 को करना था। ठीक है, मतलब कैटेगरी 1 को जैसा था वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, तो अभी 50 डेज जा चुके हैं, मैं मैक्स टू मैक्स डे समझ के 50 डेज में बोल रही हूँ। ठीक है, तो 50 डेज अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको भी PYQs एंड MTP सीरीज जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कैटेगरी नंबर 1 को बोला था कि उनको PYQs कैसे सॉल्व करना है, उनको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, डिट्टो वही चीज़ें आप पर भी एप्लीकेबल है, आपको भी डिट्टो वैसे ही करना है। ओके, तो आपका भी PYQs एंड MTPs जो सीरीज़ है वो
10 to 15 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और सेम टू सेम आपको भी वैसे ही करना है, हाँ, जैसे मैंने कैटेगरी नंबर 1 में बोला था, ठीक है। अब बचे हैं लास्ट के 30 डेज, 25 to 30 डेज अब लास्ट के बचे हुए हैं। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका सेकेंड रिवीजन स्टार्ट कर देना है। एंड आपको आपने जो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी फॉलो किया था जब आपने फर्स्ट रिवीजन किया था, तो जो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया था वो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जैसे मैंने कैटेगरी नंबर 1 में बताया था कि कैसे यूज़फुल होने वाली है, ठीक है, तो वैसे ही आपको भी यूज़फुल होने वाली है। और आपको अभी आपका बस लास्ट रिवीजन ख़त्म करना है, ठीक है। अब आपका लास्ट रिवीजन लास्ट 25 to 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छे से। एंड आप भी रेडी है एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल कैटेगरी नंबर 1 के जैसा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। तो आपका कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है एंड रिवीजन, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, रिवीजन भी नहीं हुआ है और आपका सिलेबस भी नहीं हुआ है, बट मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी लास्ट के सिर्फ 90 डेज बाकी है, तो एटलीस्ट आपका 3 to 4 चैप्टर तो हो ही गया होगा, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपका इतना तो एटलीस्ट हो ही गया रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वन शॉट वीडियो इजीली मिल जाएंगे, आपको बस यूट्यूब पे जाना है और वन शॉट वीडियो सर्च करना है जो जो चैप्टर्स पे आपको चाहिए, ठीक है, तो वो इजीली मिल जाएंगे। वहाँ से आप सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और जो ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने का ये जो है ये 35 डेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। 35 एंड मैक्स टू मैक्स 40, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आपको देखिए क्या करना है, अभी आपका कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 3 to 4 चैप्टर ही हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे चैप्टर पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो थोड़े वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, आपको वही सॉल्व करना है। लाइक लॉ की मैं बात करूँ तो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको सबसे पहले करना है। तो इस तरीके से जो वेटेड वाले चैप्टर है ना, आप उनको कीजिए, सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए। और उसके जो कम वेटेज वाले या फिर जिनमें से आने के मतलब मार्क्स उतने चांसेस नहीं है कि इसमें से आएंगे, आप उनको छोड़ सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या छोड़ा था। तो मैंने अकाउंट्स में इन्वेंट्री छोड़ा था एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर छोड़ा था, क्योंकि ये दोनों मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने ये दोनों छोड़ दिया था, ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चन आए थे मैंने वो पूरा क्वेश्चन नंबर ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमको ऑप्शन रहता है ना कि एनी 4 करना है, तो उस हिसाब से मैंने छोड़ दिया था। तो आपको भी यही करना है, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आप उस पर स्टक मत रहिए, ठीक है। उस पर आप स्टक रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप आगे बढ़िए, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो कम इम्पोर्टेंट है उनको आप अभी थोड़ा मत कीजिए, इम्पोर्टेंट वाले कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आप ऑल द चैप्टर्स जो है पूरा सिलेबस फुल सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। तो अभी ये जो है आपको 40 डेज में कंप्लीट करना है, 35 to 40 डेज में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड आपको सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, आपको भी आपका जो है फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैंने कैटेगरी 2 में ही बताया था कि लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी आपका फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट नहीं किया एंड एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 रिवीजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको अभी से ही आपका फर्स्ट रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एंड आपको भी सेम टू सेम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो मैंने कैटेगरी 1 को भी बताया था एंड कैटेगरी 2 को भी बताया था। सेम टू सेम चीज़ जो है वो आप पे भाई एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपको भी वही फॉलो करना है, ठीक है। तो रिवीजन जो है ये सब जो है आपका 60 to 65 एंड मैक्स टू मैक्स, बहुत ही ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैं बोल रही हूँ 70 डेज हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आपके पास है भी नहीं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टाइम मैक्स टू मैक्स 70 डेज में आपका हो ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी 70 डेज हो चुके हैं, आपका सब कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सिर्फ लास्ट के 20 to 25 डेज बाकी है। तो
तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको 5 डेज जो है वो PYQs, MTPs, NRTP सॉल्व करने को देना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा दिन आप नहीं दे सकते क्योंकि आपको लास्ट रिवीजन भी तो करना बाकी है ना, तो ठीक है 5 डेज आपको देना है। लेकिन देखिए, अगर आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ा दिन बढ़ा सकते हैं, आप 10 डेज भी दे सकते हैं PYQ सॉल्व करने के लिए, अगर आपका फर्स्ट रिवीजन एंड फुल सिलेबस जो कंप्लीट करना था वो जल्दी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है उतने दिन में, तो लाइक 60, अगर आपका 60 या 65 डेज में ही हो गया तो आप PYQ सॉल्व करने को थोड़ा सा ज़्यादा दिन दे दीजिए, लाइक 7 to 8 डेज दे दीजिए। लेकिन अगर आपको पूरे 70 डेज ही लग गए और आपका नहीं हो पाया, 70 डेज में आपका हुआ, तो आपको क्या करना है, 5 डेज ही देना है, 5 डेज से ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। तो 5 डेज आपको देना है PYQ सॉल्व करने के, PYQ MTPs वगैरह सॉल्व करने के लिए। और वो आपको किस तरीके से करना है, कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मेरे कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 दोनों में ही बताइए, ठीक है। तो वो सेम टू सेम चीज़ें आप पे भी एप्लीकेबल है, तो आपको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो अभी आपने 5 डेज ले लिए कंप्लीट करने के लिए। अब आपके पास कितने डेज बचे हैं, अब आपके पास लास्ट के 15 to 20 डेज बचे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टार्ट करना है आपका सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। अब आपको सेकेंड डिवीज़न एकदम अच्छे से करना है क्योंकि आपने लास्ट के 90 डेज में ही पढ़ना स्टार्ट किया, आपका सिलेबस भी अच्छे से नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपको जो ये सेकेंड डिवीज़न है एकदम अच्छे से पूरी जान लगा के करना है, ठीक है। तो अभी आपका 15 to 20 डेज बाकी है और आपने आपका सेकेंड रिवीजन स्टार्ट कर दिया है एंड सेकेंड रिवीजन भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप रेडी है एग्ज़ाम देने के लिए। ये थी लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, जिनको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करके CA फाउंडेशन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर यूज़फुल लगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।